हेलो मैजिकल माइंड्स डियर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमारा टॉपिक चल रहा था व्हाट इज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब आपको ये समझ में आया था कि एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जो कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि हमने कहाँ पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि केओ को मिनिमाइज करता है और फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर एक तरीके से आप कह लीजिए बेस्ट आइडियल डेट और इक्विटी का मिक्सचर होता है। एक डेट और इक्विटी का एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका टारगेट क्या है कि फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज रहे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है मिनिमाइज रहे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब मैंने आपको बार बार बताया कि जो हमने WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में निकालना सीखा था। और मैक्सिमाइज फर्म वैल्यू का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसका मतलब होता है कि जो मार्केट वैल्यू है इक्विटी शेयर की, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वो आपकी क्या रहे, इक्विटी शेयर वो आपकी मैक्सिमम रहे, ठीक है। तो वहाँ पे हम उसको कहते हैं कि फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज हुई है, यानी कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का है, जो कि हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ा हुआ है, राइट। अब यहाँ पर एक बार देखते हैं तो आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर में बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, वही मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स वैल्यू, यानी मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, यानी कि शेयर की वैल्यू जो है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। इसे हम कई बार बात कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा आप क्या बोलते हैं कि इसी को आप दूसरे शब्दों में, जैसा कि अभी मैंने बताया, ऑप्टिमल वेयर द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज मैक्सिमाइज्ड एंड KO इज मिनिमाइज्ड, ठीक है। कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए और जो शेयर्स का प्राइस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर हम बात करें, जैसे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बाद हमारा क्या आता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ अर्निंग। अब डियर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको एग्जाम में ये जो हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बार बार पढ़ रहे हैं, इसका न्यूमेरिकल भी आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। थ्योरी तो आपको समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, राइट। तो अब होगा क्या कि आपको क्वेश्चन में, देखिए बहुत आसान है, ये ऑलरेडी आपको इनकम स्टेटमेंट में मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में अलग अलग प्लान्स दे दिए जाएंगे, सपोज प्लान 1 आपका हो गया कि केवल और केवल हम इक्विटी के थ्रू फंड जो है रेज कर रहे हैं, मतलब कि आपकी कंपनी को चलाने के लिए सपोज 1 करोड़ रुपीस चाहिए, तो 1 करोड़ पूरा का पूरा कहाँ से उठा रहे हैं, इक्विटी से उठा रहे हैं। दूसरा ये हो गया इक्विटी प्लस डेट से उठा रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि 1 करोड़ जो है इक्विटी से उठा रहे थे फर्स्ट वाले प्लान में, तो प्लान 2 में मे बी 5 करोड़ हम इक्विटी से उठाएं और 5 करोड़ क्या है, डेट से उठाएं। तीसरा प्लान ये हो गया कि मेरे को अगर 1 करोड़ चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, तो मैंने इक्विटी प्लस डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से भी फंड रेस किया। मैंने 5 करोड़ इक्विटी से जो है 50 लाख इक्विटी से इशू किया। अगर हम 1 करोड़ का एग्जांपल ले रहे हैं तो पहले वाले में पूरा का पूरा 1 करोड़ कहाँ से था, इक्विटी से था। दूसरे वाले में मैंने कहा 0.5 करोड़, शायद 5 करोड़ मैंने इसको बोल दिया था, मेरा 50% का मतलब था 0.5 करोड़ प्लस 0.5 करोड़ हम कहाँ से रेज करेंगे, इक्विटी और डेट से बराबर बराबर रेज करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम कहते हैं 0.5 करोड़ यानी 50 लाख हमने इक्विटी से रेज कर लिया, ठीक है, 0.3 करोड़ हमने डेट से रेज कर लिया और 0.2 करोड़ यानी 20 लाख रुपीज़ जो है हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रेज कर लिया। तो देयर आर 3 ऑप्शंस। अब इसमें बेस्ट कौन सा है,
तो आपको जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसके बेसिस पे आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तीनों कैपिटल स्ट्रक्चर का। इनकम स्टेटमेंट का ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मेट जो है लर्न करवाया हुआ है। ये हम स्टार्टिंग से, जब से हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट किया है तब से मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताया हुआ है। ये इनकम स्टेटमेंट ही है। ईबीआईटी आपका क्या हो गया? ईबीआईटी हमारा हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन में भी आपको क्या लिख कर है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। इंटरेस्ट किस पे? ऑन लोन और डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन और डेट, राइट। अर्निंग बिफोर टैक्स ईबीटी, या इसको हम पीबीटी भी बोलते हैं। ई की जगह पी भी हो सकता है, ईबीआईटी की जगह पीबीआईटी भी हो सकता है। टैक्स माइनस किया, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट। उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस क्या क्या आएगा? ईएई, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसको जब हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो हमारा अर्निंग पर शेयर आता है। अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट होकर आता है, ठीक है। तो अगर इसके आगे की आपको इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, यानी प्राइस अर्निंग रेशियो आपको गिवन नहीं है, ठीक है, इन दैट केस आप केवल और केवल कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे? ईपीएस तक कैलकुलेट करेंगे। तीनों प्लान का आप ईपीएस निकालेंगे और चूज करेंगे वो बेस्ट प्लान जिसका ईपीएस क्या हो? हाईएस्ट हो। अगर ईपीएस तक ही आपको डेटा गिवन है, आपको प्राइस अर्निंग रेशियो गिवन नहीं है, ठीक है, तो आप हाईएस्ट ईपीएस वाला प्लान जो है वो सेलेक्ट करेंगे, हाईएस्ट ईपीएस वाला प्लान। और हाईएस्ट ईपीएस वाला प्लान आपका ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होगा जो कि आपकी अर्निंग को मैक्सिमाइज कर रहा होगा। अभी हमने पढ़ा था ना कि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? अर्निंग को मैक्सिमाइज करना, यानी ईपीएस को मैक्सिमाइज करना। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग रेशियो आपको क्या है? गिवन है। अगर क्वेश्चन में आपको प्राइस अर्निंग रेशियो गिवन है तो प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब आपको क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब आपको पहले ही मैंने सिखाया हुआ है एमपीएस अपॉन ईपीएस, ठीक है, एमपीएस अपॉन ईपीएस। एमपीएस का मतलब क्या हुआ? मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो रेशियो निकाल के दिया हुआ है। अब आप खुद सोचिए, आपके पास पी रेशियो है, ठीक है, और ईपीएस आपको गिवन है, तो आप एमपीएस निकाल सकते हैं, राइट, एमपीएस निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग रेशियो गिवन है तो हम हाईएस्ट एमपीएस के बेसिस पे बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करेंगे। कोई भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, जिसका मार्केट प्राइस पर शेयर हायर होगा वो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है हम सेलेक्ट करेंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है, कि जिसका मार्केट प्राइस पर शेयर सबसे हाई होगा, सबसे ज़्यादा होगा, वो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो ये चीज़, ये नोट्स मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए कई सारे केसेस हो सकते हैं। केसेस क्या क्या हो सकते हैं? केसेस आपके ये हो सकते हैं कि पहली चीज़ तो ये हुई कि प्राइस अर्निंग रेशियो जो है आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप क्या चूज करेंगे? हाईएस्ट ईपीएस जो है वो आपका बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करेगा। दूसरा केस ये हुआ कि आपको प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है? गिवन है। आपको प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है? गिवन है। तो आपको अच्छे से पता है प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब क्या हुआ? एमपीएस अपॉन ईपीएस, और यहाँ पे आपका क्या निकल आएगा? रेशियो, राइट। और क्वेश्चन में आपको रेशियो गिवन है, ईपीएस गिवन है, तो एमपीएस निकालने के लिए आप क्या करोगे? मार्केट प्राइस पर शेयर निकालने के लिए आप क्या करोगे? जो रेशियो गिवन है उसको ईपीएस से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई,
तो आपका क्या निकल आएगा, एमपीएस। और आपका अगर एमपीएस निकल आता है तो आप हाईएस्ट एमपीएस के बेसिस पे बताओगे कि बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है। आप हाईएस्ट एमपीएस के बेसिस पे बताओगे कि बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी दैट द कंपनी हैज हाईएस्ट ईपीएस विल ऑल्सो हैव हाईएस्ट एमपीएस। कोई ज़रूरी नहीं है कि मे बी ऐसा हो कि ईपीएस में आपको कह रहा हो, हाईएस्ट ईपीएस में कह रहा हो कैपिटल स्ट्रक्चर 2, लेकिन उसका प्राइस अर्निंग रेशियो अलग था और एमपीएस आपका कैपिटल स्ट्रक्चर 1 का जो है वो निकल कर आया। तो आपको प्राइस अर्निंग रेशियो के अकॉर्डिंग जो है वो आपको एस्टिमेट बताना जरूरी है। तो दोनों का आंसर अलग अलग भी हो सकता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, इसके न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले आपने रेशियो एनालिसिस में 3 रेशियोज पढ़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे इन रेशियोज का यूज आएगा, ठीक है। पहला रेशियो का यूज आएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको उसके फॉर्मूले रिकॉल करवा दे रही हूँ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, आरओआई। आरओआई का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड में सब कुछ आ जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट। टोटल इन्वेस्टमेंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड को कई बुक्स में टोटल इन्वेस्टमेंट भी लिखा होता है। टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने शॉर्ट में लिखा है, INVT, समझ जाइएगा, राइट। तो एक तो होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। इसका लॉजिक भी मैंने आपको पहले कभी बताया हुआ है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ये क्यों होता है। फिलहाल हम उस पर नहीं जा रहे हैं, बस आपको रिकॉल मैं करवा रही हूँ। दूसरा होता है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। अब नाम है शेयर होल्डर्स फंड, राइट, नाम है शेयर होल्डर्स फंड। तो यहाँ पर अगर मैं शेयर होल्डर्स फंड की बात करूँ तो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर बोला है तो शेयर होल्डर में दोनों आ जाएगा, यानी इक्विटी, उनका रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी वालों का रिजर्व एंड सरप्लस हमेशा उनके साथ चलता है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम कहाँ से देना शुरू करते थे इनकम स्टेटमेंट में, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स से देना शुरू करते थे, ठीक है। तो ये परसेंटेज में आपको निकालना है तो इनटू 100 कर दीजिए। अब अगर आपको कहीं पे बोला जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, अब नाम ही आ गया इक्विटी, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, इक्विटी। और इक्विटी लिखने का मतलब क्या हुआ, इक्विटी लिखने का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल तो है ही, ESC का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, और रिजर्व एंड सरप्लस भी है, RNS का मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। और इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न क्या होता है, EAE, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने जरूरी हैं। देखा जाए तो इनकम स्टेटमेंट पे ही पूरा का पूरे तीनों फॉर्मूले जो हैं वो इनकम स्टेटमेंट पे पूरी तरीके से बेस्ड है। कैसे, अगर मैं ROI की बात करूं तो ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट पे टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, EBIT, और आपने EBIT में से ही इंटरेस्ट डेट को, डिवेंचर होल्डर्स को रिटर्न देना स्टार्ट किया था, ठीक है। EBIT में से ही डिवेंचर होल्डर को रिटर्न देना क्या है, इंटरेस्ट देना स्टार्ट किया था। तो ये आपका क्या हो गया, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल इन्वेस्टमेंट में आप रिटर्न देना आपने इन्वेस्टर को कहाँ से शुरू करा, EBIT, पहले डिवेंचर होल्डर को दिया, फिर गवर्नमेंट को टैक्स दिया, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को दिया। टैक्स देने के बाद बचा कुचा EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स किसका होता है, शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स में पहला नंबर किसका आता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। तो आप EAT में से क्या देते हो, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया EAT कि भाई शेयर होल्डर्स का टोटल फंड ये है, EAT है। और रिटर्न ऑन इक्विटी,
जब प्रेफरेंस डिविडेंड हम दे देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो जो बचा कुचा रहता है अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, वो बेसिकली हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न होता है। तो तीनों रेशियोज आप इनकम स्टेटमेंट के बेस पर याद कर सकते हैं और लॉजिकल तरीके से याद कर सकते हैं कि आरओआई को हम, आरओआई का एक नाम और होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आरओसी बोल दे तो समझ जाइएगा यही सेम चीज़ है। आरओआई और आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सेम ही होता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको न्यूमेरिकल भी क्लियर, ये फॉर्मूलेज जो हैं ये न्यूमेरिकल के लिए आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम आगे न्यूमेरिकल करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आ गया हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आपका सीधा सीधा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है अ फर्म रिक्वायर्स टोटल कैपिटल फंड ऑफ ₹25 लाख। तो फर्म को टोटल फंड कितना चाहिए? 25 लाख, ठीक है। और इनके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या क्या हैं? दो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है इनके पास कि पूरा का पूरा क्या करें, इक्विटी के थ्रू फाइनेंस करें, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि इक्विटी प्लस डेट के थ्रू जो है ये फाइनेंस करें, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें तो हमारे प्लान कितने हो गए? प्लान हमारे पास दो हैं, प्लान 1, प्लान 2, ठीक है। प्लान 1 को आप बोल सकते हो इक्विटी प्लान, इक्विटी ओनली। प्लान 2 को आप बोल सकते हो इक्विटी प्लस डेट प्लान, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी डेटा गिवन है उसको आप लिख लीजिए। टोटल फंड कितना चाहिए? 25 लाख। तो प्लान बी में तो केवल इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, तो मैंने यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल को ESC लिख दिया है। एग्जाम में आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। केवल और केवल 25 लाख रुपीस क्या होगा आपका? इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, ठीक है। प्लान बी में इन्होंने कहा है हाफ इक्विटी हाफ डेट। तो 25 लाख का हाफ कितना होता है? 25 लाख डिवाइडेड बाय 2 आप करेंगे कितना आएगा? 12,50,000 रुपीज़, 12,50,000 रुपीज़, ठीक है। और 15% डेट है, 15% डेट है। तो यहाँ प्लान 1 में तो डेट नील है, और प्लान 2 में हम डेट देखें तो 50% है, यानी 12,50,000 है, ठीक है। दोनों का टोटल हमारा क्या हो गया? 25 लाख हो गया। दोनों प्लान में हम टोटल फंड जो है वो 25 लाख रेज कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा द इक्विटी शेयर्स कैन बी करेंटली इशूड एट ₹100। अब 100 का मतलब ये हुआ, ये जो 25 लाख रुपीज़ फंड हमने रेज किया, ये 100 रुपीज़ के शेयर्स के बेसिस पे हमने जो है रेज किया। तो 25 लाख डिवाइडेड बाय, कैलकुलेटर लेकर बैठिएगा, 25 लाख डिवाइडेड बाय 100 रुपीज़, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे? 25,000 शेयर्स, ठीक है। और प्लान बी, अब सेकेंड प्लान में आपके कितने हैं इक्विटी के थ्रू? 12,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसको अगर आप डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आएगा? 12,500 शेयर्स, राइट। तो ये हमने ऑब्लिक लगा के लिख दिया। 25,000 शेयर्स जो पहले लिखा है प्लान 1 के लिए, और 12,500 शेयर्स जो लिखा है वो प्लान 2 के लिए। तो ये तो हो गया हमारा प्लान 1 और प्लान 2 का कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हमें इनको ये बताना है कि इसमें से बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है। वैसे तो क्वेश्चन ने सीधे सीधे पूछा है कि EPS बताना है, अदरवाइज ये भी पूछ सकते थे कि बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है। तो EBIT कितना है? 2,50,000। तो जैसे कि हमारा चल रहा है प्लान 1, प्लान 2, ठीक है, और यहाँ पर आपका आया EBIT यहाँ पे कितना है? 2,50,000, 2,50,000,
ठीक है, ये हो गया हमारा 2,50,000 रुपीज़ EBIT। EBIT में से हमें क्या लेस करना है, इंटरेस्ट, राइट। इंटरेस्ट पहले वाले प्लान में कुछ है नहीं तो हमने नील लिख दिया। सेकंड वाले प्लान में इंटरेस्ट होगा क्योंकि 15% डेट है 12,50,000 का, तो 12,50,000 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 1,87,500, 1,87,500 ये आएगा आपका इधर का, राइट। ठीक है, इसको आप वर्किंग नोट में अलग से दिखाना चाहें तो वर्किंग नोट में दिखा दें, अदरवाइज आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं कि आपने 12,50,000 का कितना परसेंट कैलकुलेट किया है, 15% कैलकुलेट किया है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे आपका EBIT के बाद क्या आ गया, EBIT में से इंटरेस्ट आपने माइनस किया, आपका क्या आ गया EBT। EBT हमारा आ गया 2,50,000 और उधर 2,50,000 में से आपने 1,87,500 लेस किया तो 62,500 आया, माइनस टैक्स। ठीक है, टैक्स अगर हम क्वेश्चन में जाके देखें तो 40% हमें गिवन है, टैक्स हमें 40% गिवन है, तो 2,50,000 का 40% हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 1 लाख। 2,50,000 का 40% हम निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 लाख। 62,500 का 40% हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 25,000। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1,50,000। 62,500 में से 25,000 हमने लेस किया तो आया 37,500, राइट। ये हमारा क्या आया 1,50,000 और 37,500 EAT। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे है ही नहीं, नील है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं तो इसका रोल ही नहीं है। दैट्स वाई आप कह सकते हो, मैं आपको पूरा लिख के दिखा रही हूँ ताकि आप में से कोई भी कंफ्यूजन किसी को भी ना क्रिएट हो, अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी कि EAT और EAE इस क्वेश्चन में सेम ही है क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। दैट्स वाई मैंने जो है पूरे सारे स्टेप्स जो हैं यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको मैंने निकलवाए थे 25,000 शेयर्स और 12,500 शेयर्स, ये निकलवाए थे। तो आपने जो है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड कर दिया 25,000, 12,500। EAE को जब नंबर ऑफ शेयर्स से आप डिवाइड कर देंगे तो हमारा EPS निकल आएगा। यहाँ पर EPS निकलेगा 6 प्लान 1 में, और प्लान 2 में जब 37,500 को 12,500 से डिवाइड करेंगे तो हमारा EPS निकलेगा 3 रुपीज़। और यहाँ पर केवल EPS पूछा गया था, EPS निकालने को बोला गया था। अगर एक लाइन और पूछते ये कि कौन सा प्लान बेस्ट है, तो हाईएस्ट EPS वाला प्लान जो है वो आपका बेस्ट होता है, और हाईएस्ट EPS जो है वो यहाँ पर किसका है, प्लान 1 का है, यानी कि ये प्लान आपका जो है वो बेस्ट होगा। अगर आपसे सजेशन पूछा जाए कि कौन सा प्लान ऑप्ट करना चाहिए तो आप बोलेंगे कि प्लान 1 को ऑप्ट करना चाहिए। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।